नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं गंगाराम हॉस्पिटल में और मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर श्याम अग्रवाल हैं। डॉक्टर श्याम अग्रवाल एक जाना माना नाम है ऑन्कोलॉजी की फील्ड में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्याम। आज की तारीख में जो ब्रेस्ट कैंसर है सर, बहुत चर्चा में है, बहुत तेज़ी से इसके केसेस सामने आते हैं। तो सबसे पहले जो एक लोग के दिमाग में सवाल रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में नंबर 1 कैंसर बन गया है और आजकल हर साल लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा नए पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के इंडिया में हो रहे हैं। तो इनके एग्जैक्ट रीजंस तो मालूम नहीं है, लेकिन जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कहे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो लेट मैरिजेस हो रही हैं और मैरिज होने के बाद जैसे नॉर्मली पहले 2 या 3 बच्चे होते थे, अब बच्चे भी लेट होते हैं और 1 या 2 मैक्सिमम होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है। तो ये सब ना होने से आपका जो एक सर्कल है वो टूटता नहीं है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और वो हार्मोनल जो सर्कल होता है। थर्डली, आजकल ओबेसिटी, मोटापा भी बढ़ रहा है स्कूल्स में, कॉलेजेस के अंदर। फोर्थ, जो हमारी हैबिट्स हैं जिसमें कि अल्कोहल कंजम्पशन है या टोबैको कंजम्पशन है, ओबेसिटी जैसे मैंने आपको बोला, और फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज ना करना। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स माने जाते हैं जिनकी वजह से कि हमारी जो इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें कि महिलाएं जो हैं वो लेट मैरिजेस कर रही हैं और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती हैं, लेट मिनार्की होती है, अर्ली मेनोपॉज होता है। तो ये जो इनका हार्मोन का जो सर्कल है, जो कि अगर हम पहले जल्दी शादी होती थी, 2 या 3 बच्चे होते थे, ब्रेस्ट फीडिंग करते थे, उसकी वजह से शायद ब्रेस्ट कैंसर कम होता था। तो इन फैक्टर्स की वजह से समझा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में बढ़ने पे है। सर, जिस तरह से केसेस आते हैं, बढ़ रहे हैं, आपने भी बोला, इसमें महिलाओं के इनिशियल स्टेज पे अगर मैं पूछूं कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है या कैसे उनको लगे कि वो जाएं डॉक्टर के पास? एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि इसी वजह से शायद काफ़ी कैंसर्स लेट पकड़े जाते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स नहीं आते हैं, कोई पेन नहीं होता है। मेन जो सिम्टम्स ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं वो एक गांठ होती है जो कि ब्रेस्ट में फील होती है, वो पेनलेस होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है और जैसे जैसे वो बढ़ती है वो उसकी बगल में या आर्म पिट में एक गांठ और हो सकती है, क्योंकि वो फैलने का एक लक्षण होता है। तीसरा जो लक्षण होता है, अगर वो निप्पल के एरिया में है, उनका जो ट्यूमर या कैंसर है, तो वहाँ पे उसके निप्पल में शेप में चेंज आ सकती है, या वहाँ से एक्सकोरिएशन होकर ब्लीडिंग हो सकती है, या ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये शुरुआती सिम्टम्स हैं। गर्दन में भी गांठ हो सकती है अगर कैंसर ब्रेस्ट से शुरू होकर गर्दन में फैलना शुरू हो जाए। फिर जब कुछ लेडीज़ बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं तो वहाँ पे वो जो गांठ है वो फट सकती है। बहुत महिलाएं आती हैं हमारे पास, हमने बताया नहीं कि हमें डर है कि इसको ब्रेस्ट को निकाल दिया जाएगा, तो वो छुपाते रहते हैं। उनकी ब्रेस्ट की शेप में चेंज आ जाता है एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल ब्रेस्ट। और फिर बहुत अगर लेट स्टेजेस में आते हैं तो किसी का जैसे बोन्स में फैल जाता है तो बोन पेन होना, अगर किसी को लिवर में फैल जाता है तो भूख नहीं लगना, किसी को लंग्स में फैल जाता है तो उनको खांसी होना या सांस फूलना, अगर ब्रेन में चले जाए तो ब्रेन से रिलेटेड लक्षण होना, जैसे हेडेक होना या पैरालिसिस हो जाना या कोई एपिलेप्सी का दौरे का फिट पड़ जाना। तो ये कॉमन लक्षण हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हुए हैं, बट यूजुअली शुरू में एक पेनलेस लंप की तरह ये कैंसर प्रस्तुत करता है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे बोला कि एक जो डर होता है ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाए, मैं इस पर भी आपसे सवाल लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक्चुअली 2 चीज़ें और मेरे दिमाग में जो मैं वो लेना चाहता हूँ कि जब मान लीजिए इनिशियल कुछ सिम्टम महसूस हुआ तो क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे हमने बताया कि अगर आपको निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है या ब्रेस्ट के आकार में आपका कोई परिवर्तन आ रहा है एज कम्पेयर टू द ऑपोजिट ब्रेस्ट, या छोटा सा भी एक 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का लंप फील हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो कि आपके फैमिली डॉक्टर हैं या गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपको शायद ऑन्कोलॉजिस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। तो वो आपकी ब्रेस्ट को फिजिकली एग्जामिन करेंगे और वो ये देखेंगे कि वो जो गांठ आपको फील हो रही है या जो आपके लक्षण आ रहे हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें मेमोग्राफी, जो कि ब्रेस्ट का एक्सरे होता है,
अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का करना पड़ता है, देखने के लिए कि वो जो गांठ आपके ब्रेस्ट में आ रही है क्या वो वाकई कैंसर हो सकती है या कैंसर से उसका संबंध हो सकता है। ये भी आप समझें कि सारी गांठें जो ब्रेस्ट में होती हैं वो कैंसरस नहीं होती हैं, नॉर्मल बिनाइन ग्रोथ्स भी होती हैं जो कि फाइब्रोएडिनोमा होती हैं, जो कि शायद ऐसी पड़ी रहती हैं और बढ़ती नहीं है। तो वो डॉक्टर के पास जाके जांच कराना, एग्जामिन कराना बहुत लाजमी होता है, जिससे कि ये निश्चित किया जा सके कि जो भी चीज़ आपके ब्रेस्ट में हो रही है वो कैंसर भी है या कोई नॉर्मल वेरिएशन है। अच्छा सर, जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक आजकल सर बहुत एक शब्द सुनने में आता है जेनेटिक टेस्टिंग। क्या कैंसर के उसमें इस चीज़ का कोई रोल रहता है? ये बिल्कुल जायज़ सवाल है आपका कि और ज़्यादातर लोगों के मन में या महिलाओं के मन में ये होता है कि कैंसर जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक से मतलब है कि फैमिलियल से मतलब कि हेरिडिटरी, कि हमारे घर में मम्मी, नानी, मासी या कज़न्स को हुआ हो तो वो उसकी वजह से हमको हो गया। तो आपको मैं आंकड़ा देता हूं कि अगर 100 पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर होती है तो 95 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कि कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, कि उनकी परिवार में किसी को भी जैसे मम्मी, नानी वगैरह को नहीं हुआ है। केवल 100 में से 5 महिलाएं ऐसे होती हैं जिनमें की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, और उन्हीं केसेस में वो जीन्स के टेस्ट का हमें करना चाहिए देखने के लिए कि क्या वो उनके आगे परिवार में उनके बच्चों को ये कैंसर आप ट्रांसमिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स मैंने पहले बताए कि आपके लाइफस्टाइल चेंजेस, आपका खान पान, आपका एक्सरसाइज, दोज आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर 95 आउट ऑफ 100 ब्रेस्ट कैंसर्स। अच्छा सर, अब आते हैं जो एक सबसे बड़ा महिलाओं के दिमाग में एक सवाल रहता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर के लिए जाएंगे तो हो सकता है हमारी ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाए। मैं अब इस ट्रीटमेंट के ऊपर आता हूँ, तो क्या ट्रीटमेंट हैं जो अवेलेबल हैं ताकि जो ये मन में उनके दुविधा होती है, सवाल होता है, इस डर को दूर किया जा सके? इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट पे जाएं, एक अर्ली डिटेक्शन का भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर में होता है। तो उसके लिए 40 इयर्स के बाद यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर होते हैं महिलाओं में। तो हमारी गाइडलाइन है फॉर जनरल मासेस विमेन कि हर साल उनको मेमोग्राफी करानी चाहिए 40 साल के बाद, जिससे कि हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकें। और उसके अलावा उनको हर महीने, शायद जैसे जब उनको पीरियड्स आते हैं, माहवारी होती है, तो उस वक्त एक टाइम निश्चित कर लें उस महीने में कि जब ये होगा तो हम अपनी ब्रेस्ट को आईने के सामने, मिरर के सामने एग्जामिन करेंगे, ताकि हमें कोई भी विकार, कोई भी लंप या कोई भी चेंज आ रहा है ब्रेस्ट में वो हम पकड़ सकें, जिससे कि हम डॉक्टर के पास जा सकें। और हर 6 महीने, साल के अंदर एक फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल लेडी को भी करना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन, एक डॉक्टर से एग्जामिनेशन और एक मेमोग्राफी 40 साल के बाद होनी चाहिए, जो कि गाइडलाइंस में है, और इससे हम अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हैं। अब आती है ट्रीटमेंट की बात कि अगर किसी महिला को वो गांठ बन गई है और मेमोग्राफी में ये शक जाहिर हो गया है कि उसको कैंसर हो सकता है, तो कंफर्मेशन जो कैंसर की होती है वो नीडल टेस्ट से होती है, जिसमें कि बायोप्सी जिसको हम बोलते हैं या FNAC भी बोलते हैं, कि वो एक छोटी सी सुई उस गांठ में डालते हैं और उसके सेल्स निकाल के उसको स्टडी करते हैं कि ये जो गांठ बन रही है वो कैंसरस है कि नहीं है। सो दैट इज द अल्टीमेट टेस्ट टू कंफर्म कि वो उसकी ब्रेस्ट में कैंसर की गांठ है कि नहीं है। वंस दैट इज एस्टैब्लिश्ड, फिर बात आती है कि हमें ये एस्टैब्लिश करना है कि उसकी स्टेज क्या है, कि क्या वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ब्रेस्ट तक ही सीमित है या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में स्प्रेड हो गया है। उसके लिए सिंपल जांच होती है, लंग्स के लिए चेस्ट एक्सरे, लिवर के लिए अल्ट्रासाउंड ऑफ द होल एब्डोमेन, बोन्स के लिए बोन स्कैन। तो ये 3 टेस्ट हम करते हैं, प्लस ब्लड टेस्ट वगैरह रूटीन करते हैं देखने के लिए कि ये अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है या एडवांस्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। तो क्योंकि ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग है, अर्ली स्टेज में अलग ट्रीटमेंट होगा, एडवांस स्टेज में अलग ट्रीटमेंट होगा। तो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में जो पद्धति अवेलेबल है उसमें ऑपरेशन भी है, कीमोथेरेपी भी है, रेडिएशन भी है, हार्मोनल ट्रीटमेंट भी है और टारगेटेड थेरेपी भी है। तो ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स स्थिति हो गई है आजकल, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक टाइप का नहीं होता है। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को डिवाइड करेंगे अर्ली स्टेज के कैंसर्स को,
तो वो आप 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन एक पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जिनको बोलते हैं ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर और HER2/neu टेस्ट। तो ये 3 चीजें बहुत ही क्रिटिकल हैं ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट को डिक्टेट करने के लिए। तो ER/PR पॉजिटिव मींस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव को हम हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर बोलते हैं, HER2/neu वाले को हम HER2/neu पॉजिटिव कैंसर बोलते हैं, और अगर तीनों चीजें नेगेटिव आ जाएं तो उसको ट्रिपल नेगेटिव कैंसर बोलते हैं। तो ये टेक्निकल बातें हैं जो कि हमें पता हैं और वो मरीज को हम बताते हैं क्योंकि उनके ऊपर हमारा इलाज निर्भर करता है। तो अब आपने अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर की हमने बात शुरू की थी। तो पहले होता था कि सब पेशेंट्स को 2 या 3 सेंटीमीटर का अगर ट्यूमर है तो उसको ऑपरेट कर दो, लेकिन पिछले 5 वर्षों में 4 वर्षों में थोड़ी सोच में बदलाव आया है। वो क्या बदलाव आया है? अगर मान लीजिए आज किसी महिला को 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर का अर्ली स्टेज ट्रिपल नेगेटिव या HER2/neu पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें हम पहले कीमोथेरेपी देके ट्यूमर्स को छोटा करना चाहते हैं और ऑपरेशन को हम 4 या 5 महीने के बाद करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है हमारे एलोपैथी साइंस में, जिसमें सर्जन्स इस डिसीजन में शामिल हैं, क्योंकि अब ये कीमोथेरेपी और ऑपरेशन की सीक्वेंसिंग की बात हो रही है कि पहले ऑपरेशन करें या बाद में कीमो दें, या पहले कीमो करें और बाद में सर्जरी करें। तो 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर से बड़े ट्रिपल नेगेटिव और HER2/neu पॉजिटिव कैंसर्स में ज्यादातर एस्टैब्लिश्ड कैंसर सेंटर्स के अंदर पहले कीमोथेरेपी देके फिर ऑपरेशन करते हैं। अब आपका जो एक सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था कि महिलाएं ब्रेस्ट को रिमूव कराने में घबराती हैं, डरती हैं, और इसलिए वो डॉक्टर के पास जाती भी नहीं है बताने के लिए कि मेरी ब्रेस्ट में गांठ होगी। डॉक्टर के पास क्या, वो अपने हस्बैंड को या किसी को भी नहीं बताती परिवार में, और इसी वजह से कैंसर की डिटेक्शन लेट होती है। लेकिन पिछले 15 से 20 सालों में ये चीज बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि अगर छोटा ट्यूमर हो जाए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का, तो उस लेडी की ब्रेस्ट को पूरे निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उतना ही हिस्सा निकालें जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी बोलते हैं, और साथ में बगल से गांठों को निकालो, तो आपका रिजल्ट उतना ही आएगा जितना कि पूरी ब्रेस्ट को रिमूव करने के कंपैरिजन में आएगा। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की तरफ चले गए हैं, और ब्रेस्ट रिमूवल एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को 3-4 ट्यूमर है उसी ब्रेस्ट में, तो हमें ब्रेस्ट को पूरा निकालना पड़ता है, या उनके बिल्कुल निप्पल की नीचे कैंसर है तो उसमें भी ब्रेस्ट को पूरा निकालना पड़ता है। अगर एक ही ट्यूमर है जो कि 2-2.5 सेंटीमीटर का है, तो ब्रेस्ट ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करवा के अपनी ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बार फिर बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कहूँगा जानकारी दी। व्यूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और जो सर ने एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोली कि अगर आप अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे ब्रेस्ट कैंसर का, तो ये सबसे अच्छी बात है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप खुद भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, आप डॉक्टर्स के पास भी जा सकते हैं, और 40 साल की उम्र के बाद अपना नियम बना लीजिए कि हर साल में एक बार आप कम से कम अपनी मैमोग्राफी ज़रूर कराएंगे। ठीक कह रहा हूँ सर? सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। सर एक बार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहें रेडियो द्वारका।